ये तस्वीर आप देख लीजिए। आप देख रहे हैं इंडिया गेट और वहीं इंडिया गेट से होकर गुजरता हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गाड़ियों का ये काफिला आपके सामने। जिस बात का मैं जिक्र कर रही थी कि अब सब कुछ मिनट टू मिनट डिटेल के हिसाब से आगे बढ़ेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहले से ही मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवानी के लिए वॉर मेमोरियल पर पहुंचते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गाड़ियों का ये काफिला आपके सामने है। तो देखिए कैसे वो इंडिया गेट वाले इलाके में सर्कल से आगे होते हुए अब नेशनल वॉर मेमोरियल की दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गाड़ियों का काफिला पहुंच चुका है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस समय सीडीएस और तीनों सेना प्रमुख के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवानी करने के लिए यहां नेशनल वॉर मेमोरियल पर मौजूद है। कॉमोडोर बहल, राष्ट्रीय समर स्मारक पर जहां वो देश के अमर सपूतों को 19 में हुआ था यहां पर, और 2022 में जो अमर जवान ज्योति जो पहले इंडिया गेट में होती थी उसको मर्ज कर दिया गया था नेशनल वॉर मेमोरियल में, जो कि बिल्कुल उसके 4 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के सेंटर में आती है, जिसे अमर चक्र कहते हैं। वैसे 4 मैं जरा सा आपको रोक रही हूं। पहली झलक आज की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अब आप देखने वाले हैं। 26 जनवरी 2026 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो पहली झलक। अपनी गाड़ी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब बाहर आ रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वहां पर पहले से मौजूद, उनकी अगवानी के लिए ये तस्वीर आपके सामने ये देख रहे हैं आप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो बाहर आ गए हैं। और इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि जब 26 जनवरी 15 अगस्त का मौका होता है और उसमें जब वो नजर आते हैं तो उनकी वेशभूषा को लेकर भी चर्चा यकीनन होती है। और इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो आप साफा देख रहे हैं, उनके सिर पर जो सजा हुआ है वो देख रहे हैं आप किस तरीके से वो लाल रंग का साफा है और उसमें कुछ गोल्डन बूटियां बनी हुई नजर आ रही हैं। मल्टी कलर है क्योंकि पीछे की तरफ उसमें पीला रंग भी मुझे नजर आया। Prime Minister Narendra Modi having arrived here at the National War Memorial. Now moving to तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय समर स्मारक पर अब पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंच चुके हैं। स्क्वाड्रन लीडर हैं हेमंत सिंह कानियाल, उन्हीं के नेतृत्व में इस मौके पर 6 बिगुल वादकों के साथ 21 जो इनर सर्विस गार्ड्स हैं वो यहां पर मौजूद रहेंगे। और ये जो 21 इनर सर्विस गार्ड्स हैं, इसको लेकर मैं आपको जानकारी दे दूं कि जो 7 गार्ड्स हैं वो तीनों सेनाओं से यहां इसमें शिरकत करेंगे। तो अब आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उनके साथ हैं। सीडीएस और तीनों सेना प्रमुख उनके पीछे चलते हुए आप देख रहे हैं। तो वो वीर जवान जिन्होंने भारत माता की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया, उन्हीं को नमन करने का ये समय है। एक बेहद संवेदनात्मक सेरेमनी आप कह सकते हैं, जिसके शुरुआत के साथ 26 जनवरी का ये जो पूरा कार्यक्रम होता है, इसकी एक तरीके से शुरुआत हो जाती है औपचारिक तौर पर। देखिए अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से ये पुष्पांजलि जो राष्ट्रीय समर स्मारक नेशनल वॉर मेमोरियल पे अर्पित की जा रही है। बेहद भावनात्मक ये पल होते हैं। जनरल मेस्टन, देखिए ये जब शहीदों को ये स्मारक दिया जा रहा है, ये जो प्राइम मिनिस्टर वो कर रहे जाके, ये मेरे ख्याल बहुत ही जरूरी चीज है श्रद्धांजलि देना। क्योंकि वहां पर पहली बात, ये जो वॉर मेमोरियल बना है नेशनल वॉर मेमोरियल, इसमें जितने भी भारतीय सेना के सशस्त्र सेनाओं के लोग शहीद हो चुके हैं और बैटल कैजुअल्टी से लेकर फिजिकल कैजुअल्टी उन सब के नाम है। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि ये जो नेशनल वॉर मेमोरियल बना, मेरे को याद है जब मैं आर्मी हेडक्वार्टर में एज अ मेजर पोस्टेड था तब से ये बात हो रही थी। बिल्कुल सलामी दी जा रही है वहां पर। अब
नेशनल वॉर मेमोरियल की ये तस्वीर आप देख रहे हैं और यहां पर ये जो आपको वो नेम प्लेट्स नजर आ रही हैं वो उन्हीं वीर जवानों के नाम यहां अंकित हैं जिन्होंने भारत माता के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। देश सेवा में सर्वोच्च बलिदान, अपने प्राणों का बलिदान जो देते गए और वो भी मुस्कुराहट के साथ, उन्हीं वीर जवानों को आज देश नमन कर रहा है। ये देश कृतज्ञ है इन वीर जवानों का जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर भी भारत मां की आन बान शान, तिरंगे की आन बान शान पर आंच नहीं आने दी और इसीलिए आप और हम गणतंत्र के गौरव का आज जश्न मना पा रहे हैं। मन में गर्व है और आंखों में हल्की सी नमी है। ये मौका नमन करने का अपने वीर सपूतों को। इस समय ये मौन रखा गया है कोमोडोर बहल यहां। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, वो कुछ मिनट का मौन रखा जाता है, ये रिस्पेक्ट दी जाती है। और खासकर जब हम बात कर रहे हैं कि जी इधर 21, इसके बाद जो नेक्स्ट चक्र है उसमें 21 के करीब परमवीर चक्र के मॉड्यूल्स भी हैं और साथ में उनके बारे में थोड़ा सा हिस्ट्री दर्शाई जाती है। उसके बाद तीसरा आता है त्याग चक्र, जिसके अंदर सभी जिन्होंने, पहले क्या था कि जब अमर जवान ज्योति थी इंडिया गेट में, तो हम 1971 में जिन्होंने अपने जीवन का अर्पण किया था उनके लिए श्रद्धांजलि देते थे। लेकिन अब हम इंडिपेंडेंस से लेके जब से भारत आजाद अब यहाँ पर अब ये राउस की ध्वनि होगी। जब बोला जाता है तो उसके बाद सलूट नीचे आ जाता है। यानी कि अब से वो अपने जो बाकी काम करना चाहते हैं, जो वीआईपी आए हैं वहां पे वीवीआईपी, वो कर सकते हैं। मान का, सम्मान का, श्रद्धा का बार बार नमन मन के भावनाओं के बादल से बन जाते हैं। देश के हर पर्व पर, हर गर्व पर। और जनरल मिश्र, यहाँ पर हमने देखा किस तरीके से सलामी शस्त्र और उसके बाद शोक शस्त्र, वो लास्ट पोस्ट, और जब समापन होता है तो समापन जो है वो राउस की ध्वनि के साथ होता है। ये भी हर बार की ही परंपरा है। बिल्कुल, ये एक परंपरा है, ये ट्रेडिशनली चली आ रही है और एक्चुअली इसका ओरिजिन है ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर से, ये ब्रिटिश ने किया था और ये इंडियन आर्मी में भी ये चला आ रहा है। तो कहने का मतलब है जब ये होता है तो ये एक्चुअली बहुत एक ऐसा ओकेजन होता है, आपने जैसे बोला इंसान भावुक हो जाता है, आंखों में थोड़ा नमन हो जाता है। कारण ये है कि आपके उसी में कितने साथी थे, हमारे साथी थे, हमारे कई जवान थे, उनके नाम हैं यहाँ पर। तो जब हम जाते हैं वहाँ पर पढ़ते हैं उनके नाम, तो एक अलग सी भावना आती है और वो सब दृश्य हमें याद दिलाते हैं कि हम उनके साथ यहाँ थे, यहाँ वो अब उनकी मतलब वो शहीद हो गए तो बड़ा ख़राब लगता है। तो ये एक देश के लिए भी मोटिवेशन है कि ये देखिए इन्होंने अपना आज दिया हम सबके कल के लिए, इन्होंने जो सैक्रिफाइस किया है, और ये सबसे बड़ी सैक्रिफाइस होती है, सर्वोच्च बलिदान। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बलिदान होता है। और अच्छी बात यह है कि सबके अभी नाम यहाँ लिखे जा रहे हैं। पहले सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम के वहाँ पर इंडिया गेट पे नाम थे, लेकिन अब से ये सबके नाम लिखे जा रहे हैं। तो वो भी एक बड़ा, और जो भी उनके रिश्तेदार आते हैं, उनके फ्रेंड्स आते हैं, उनके नामों के पास जाते हैं, पढ़ते हैं, एक मोटिवेशन होता है, भावुक हो जाते हैं, मतलब एक अलग सी फीलिंग होती है। तो ये मेरे ख्याल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने भी जो आज आके ये रीथ लेइंग की है और उनको याद किया है, मेरे ख्याल एक बहुत अच्छा मैसेज आता है तमाम सेनाओं, ये सेना के लिए, जवानों के लिए और खासकर लोगों के लिए भी, कि सोल्जर्स शुड बी रिस्पेक्टेड, veterans should be respected and
जिन्होंने बलिदान दिया है, उनका बलिदान देश को भूलना नहीं चाहिए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और देखिए, इस बार तो ऑपरेशन सिंदूर जो हमने मई में देखा और उसकी सफलता के बाद ये पहला 26 जनवरी जो आज है, और इस मौके पर आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ नेशनल वॉर मेमोरियल पर पहुंचे होंगे, जब उन्होंने यहाँ पर शहीदों को नमन किया होगा, उनको श्रद्धांजलि दी होगी, और अब जब वो यहाँ विजिटर्स बुक में अपने भाव लिख रहे होंगे, तो मनस्थिति बिल्कुल एक अलग। कॉमोडोर बहल, बिल्कुल सही कह रहे हैं, मनोस्थिति एकदम अलग है। और जो ये दर्शाता पूरे देश को है कि ये जो आखिरी चक्र है, जैसे कि प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं सुदर्शन चक्र हम बनाने जा रहे हैं, और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मैं बस जरा सा आपको टोक रही हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय जो लिख रहे हैं, आप इस बात पर गौर कीजिए कि भले ही लिख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे हैं, लेकिन भाव जो हैं वो 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के भाव हैं, जिसे वो अपने शब्दों में पिरोकर यहाँ विजिटर्स बुक में अंकित कर रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री ही तो ऑपरेशनल कमांडर है पूरी आर्म फोर्सेस के। हालांकि सुप्रीम कमांडर हम कहते हैं कि प्रेसिडेंट है, लेकिन देखा जाए तो चाहे वो कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी है, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है, उसको हेड करते हैं प्राइम मिनिस्टर। और ऑपरेशनल स्ट्रेटेजी जब भी बनती है तो उनका पॉलिटिकल विल जो उसमें दर्शाया जाता है, तो कहीं ना कहीं देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और जो वो लिख रहे हैं आज इस किताब के अंदर रिमार्क्स के कॉलम में, तो वो दर्शाता है कि पूरे देश की क्या भावना है। और खासकर जब ऑप सिंदूर हुआ है, जहां पे हमारे देश ने 88 आवर्स के अंदर एक कंट्री को घुटने टिकवा दिए, और 90 घंटे के अंदर हमने उनको फोर्स कर दिया कि वो आके कहें कि आप युद्ध को रुकवाइए। तो ऐसा कभी हुआ नहीं है। और ये एक तरीके से हम श्रद्धांजलि उनको भी दे रहे हैं जो अब तक मारे गए हैं, पर एक तरीके से हम रिस्पेक्ट दे रहे हैं उन आर्म फोर्सेस की जो एक फाइनल लाइन ऑफ डिफेंस है। जो जैसे कि इसमें चौथा चक्र जो आता है, वो फाइनल लाइन ऑफ डिफेंस है। चाहे वो ट्रीज से, पेड़ों से दर्शाया जा रहा है, लेकिन वो इंडियन आर्म फोर्सेस जो है वो फाइनल लाइन ऑफ डिफेंस है, चाहे वो पीस टाइम हो, चाहे वो सही कह रहे हैं। और अब ये संविदात्मक जो यहाँ सेरेमनी थी राष्ट्रीय समर स्मारक पर, नेशनल वॉर मेमोरियल पर, उसका समापन हो गया है। और अब यहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो कर्तव्य पथ की ओर आगे बढ़ेंगे। और यहाँ फिलहाल आप देख रहे हैं रक्षा मंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सी ऑफ करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन कर्तव्य पथ पर एक बार फिर से जो क्रम है वो बदल जाएगा। और पहले से ही वहां पर तीनों सेना प्रमुख, सीडीएस, रक्षा मंत्री पहले से मौजूद होंगे, और एक बार फिर से वो वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवानी करेंगे। और जिस बात का जिक्र कॉमोडोर बहल कर रहे हैं और हम सब कर रहे हैं कि साहब, ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहला 26 जनवरी का मौका है जब सेना का शौर्य, सेना का पराक्रम वो कर्तव्य पथ पर दिखेगा। और सेना को सलाम पूरा देश कर रहा है, पूरे दिल से कर रहा है। और मुझे तो ऐसा लगता है जनरल मेस्टन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो जो झलक हमने देखी है, और वो जो उनका साफा है, भले ही वो मल्टी कलर का है, उसमें हरा रंग भी नजर आ रहा है, उसमें पीला रंग भी नजर आ रहा है, लेकिन वो जो लाल रंग है वो सिंदूरी है। इस पर मैं बात करूंगी, लेकिन इस बीच 26 जनवरी के दिन की पहली तस्वीर महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की आपके सामने। भारत की राष्ट्रपति, तो देश की तीनों सेनाओं की सुप्रीम कमांडर, देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को आप देख रहे हैं राष्ट्रपति भवन से बाहर आती हुई। राष्ट्रपति महोदय, और वहां पर उनके जो अंगरक्षक हैं, जो प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड हैं, वो पहले से ही तैनात हैं। यूरोपीय परिषद पहले सलामी यहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को दी जाएगी राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में, फिर यहां से वो अपनी बग्गी में सवार होंगे। और उनके साथ आप देख रहे हैं दोनों जो अतिथि हैं वो भी मौजूद हैं। सधे कदमों से आगे बढ़ रहे हैं राष्ट्रपति के सैन्य सचिव मेजर जनरल वुडे परीदा, और उनके बाईं ओर हैं राष्ट्रपति के उप सैन्य सचिव ग्रुप कैप्टन अर्पित काला। इस सेरेमोनियल प्रोसेशन को एस्कॉर्ट कर रहे हैं राष्ट्रपति महोदया के एडीसी मेजर ऋषभ सिंह सांब्याल, और उनके बाईं ओर हैं एडीसी मेजर सिद्धार्थ शर्मा। सलामी मंच पर पहुंचने पर प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड द्वारा नेशनल सैल्यूट माननीय राष्ट्रपति महोदया को प्रदान किया जाएगा। तो राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में जो सलामी मंच बना हुआ है, उसी पर आप देख रहे हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उनके साथ इस 26 जनवरी के दोनों जो मुख्य अतिथि हैं वो मौजूद।
राष्ट्रपति भवन के भव्य प्रांगण में प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड लाइंड अप हैं और अब आगमन हो रहा है ऐतिहासिक बग्घी का, जिस पर देश की राष्ट्रपति माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, हमारे इस वर्ष के गणतंत्र दिवस के विशिष्ट अतिथि यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष श्री एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्जुला फॉन डेर लायन के साथ समारोह पूर्वक कर्तव्य पथ की ओर प्रस्थान करेंगे। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये इसलिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि देखिए साल 2024 में 40 साल के लंबे अंतराल के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गणतंत्र दिवस के मौके पर शाही बग्घी में सवार हुई थी। 40 साल के बाद उन्होंने इस परंपरा को दोबारा शुरू किया था और आज एक बार फिर शाही बग्घी में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सवार होंगी और उनके साथ जो मुख्य अतिथि हैं वो भी इसी शाही बग्घी में सवार होंगे। तो ये शाही बग्घी वाली जो परंपरा है जो आजादी के बाद से चलती रही, लेकिन उसके बाद सुरक्षा कारणों से इसको बंद कर दिया गया था। 2024 से ये दोबारा शुरू हुई है और जो यूरोपियन यूनियन का नेतृत्व मुख्य अतिथि के तौर पर है उनके लिए तो वाकई में ये बिल्कुल एक अलग अद्भुत सा अनुभव रहने वाला है आज। बिल्कुल, बहुत उनके लिए एक अजीब सा ये मतलब सर पहले जरा ये बैठने का क्रम बता पाएंगे दर्शकों को कि किस तरीके से बाकायदा वो जो सीटिंग अरेंजमेंट होता है वो तय किया जाता है। राष्ट्रपति महोदया जो हैं वो कैसे बग्घी में जो दाईं तरफ होती है उस तरफ वो बैठती हैं और ये बग्घी है तो यहाँ तो आमने सामने एक दूसरे के सामने आप बैठे हुए हैं। तो इस क्रम के बारे में जरा जनरल मिनिस्टर। हाँ देखिए, इसमें साफ है कि जो ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है हमेशा वो सबसे सीनियर है तो वो सबसे राइट पे बैठेंगी और वो आगे की तरफ फेस करेंगी और उनके साथ जो उनके एमए है वो उनके बगल में रहेंगे और जो गेस्ट हैं वो उनके अपोजिट बैठेंगे। तो ये परंपरा है बिकॉज शी इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द इंडियन आर्म फोर्सेस और वो देश की प्रेसिडेंट है। और आप जो बीच में एक और बात कर रही थी मैं वो बताना चाहूंगा, जब आपने पूछा था वो ये तस्वीर सर, इस तस्वीर पर ही अभी तो बात करनी होगी क्योंकि बग्घी में बैठी हुई हैं और मैं तो वो उर्सुला का जो एक चेहरा देखने एक झलक सी दिखी उनके चेहरे की, वो जो एक स्माइल थी, वो जो एक खुशी थी, वो बता रही थी कि वो कितना अद्भुत इस अनुभव को महसूस कर पा रही हैं भीतर तक। क्योंकि देखिए आप जरा क्या शाही अंदाज है, किस तरीके से वो बग्घी में सवार हैं और राष्ट्रपति के जो अंगरक्षक हैं वो उनको एस्कॉर्ट करके आगे कर्तव्य पथ की ओर लेकर चल रहे हैं। और कमोडोर बहल जिस बात का जिक्र कर रहे थे, राष्ट्रपति के अंगरक्षकों का जिक्र कर रहे थे, कैसे 6-6 फुट लंबे जवान होते हैं, करीब 15.5 बालिश्त मतलब जो घोड़े होते हैं उनकी ऊंचाई होती है और उन पर सवार होते हैं और हाथ में जो बल्लभ होते हैं वो भी 9 फुट ऊंचे होते हैं और बाकायदा हाथ से बने हुए वो भाले होते हैं जिसको लेकर ये सवार आगे बढ़ते हैं। और इस बीच राष्ट्रपति भवन से राष्ट्रपति महोदया का काफिला बग्घी में सवार अपने अंगरक्षकों के बीच आगे बढ़ता हुआ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्तव्य पथ पर पहुंच चुके हैं। जो मैंने पहले आपसे कहा था उनकी अगवानी के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहले से ही वहां पर मौजूद हैं और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब कर्तव्य पथ पर पहुंच गए हैं। मैं इस साफे का जिक्र कर रही थी कॉमोडोर बहल, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो लाल रंग जो बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के माथे पर चमक रहा है इस साफे में, ये तो ऑपरेशन सिंदूर और वो सिंदूरी रंग उसी को कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार की अपनी वेशभूषा समर्पित की है, ये कहा जा सकता है। इसको बिल्कुल सही कह रहे हैं आपकी, वो लाल रंग दर्शाता भी है ऑप सिंदूर को, उसको आगे लेके भी जाता है कि देखिए जो आर्म्ड फोर्सेस आज मार्चिंग पास करेंगे आपके सामने और जो ऑप सिंदूर में उन्होंने कमाल किया था इंटीग्रेटेड ऑपरेशंस करके, तो कहीं ना कहीं भारत आज बहुत ही प्राउड है अपने वीरों पे, अपने देश के नागरिकों पे भी, क्योंकि वो भी एक अहम वॉरियर है आज, चाहे वो इकोनॉमिक वॉरियर हो या फिर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हो जहां पे आतंकवाद की बात आती है। और कहीं ना कहीं आपने ये भी देखा होगा कि जो ऑप सिंदूर के बाद एक अवेयरनेस पूरे देश के अंदर आज आई हुई है आर्म्ड फोर्सेस के बारे में, सेनाओं के बारे में, और एक जो पैट्रियोटिक फीलिंग जनरेट हो गई है, वो पैट्रियोटिक फीलिंग शायद हमने बहुत समय के बाद उसको देखा है। सिंदूरी रंग का ये साफा देखिए, हम अलग अलग तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कैसे 2015 से 26 जनवरी के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कर्तव्य पथ पर तस्वीर दिखती है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के माथे पर ठीक वो सिंदूरी रंग इससे पहले की तस्वीरों में कहीं मुझे नहीं दिखता है। इसीलिए मैं बार बार इस सिंदूरी रंग का जिक्र कर रही हूं, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद सेना के शौर्य और पराक्रम की तस्वीरें आज जब कर्तव्य पथ पर दिखेंगी तो उसी को समर्पित प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये वेशभूषा। जी एक चीज मैं कहना चाहता हूं, याद रखिएगा वो जो सिंदूर मिटाने की कोशिश की गई थी पाकिस्तान से, उसका जवाब ये टर्बन भी है, ये पगड़ी भी है, जो दर्शाती है कि देखिए हमने उसका बदला कैसे लिया, हमने क्या दिखाया आपको, और कैसे आपके अंदर एक भय का माहौल क्रिएट कर दिया है कि हमेशा आपको डर लगता है कि मुझे बुलेट प्रूफ वेस्ट पहन के जाना। उनका आर्मी चीफ हर जगह जाता है तो बुलेट प्रूफ वेस्ट पहन के जाता है। और हम भारतीयों को तो ये दुश्मन का डर देखकर बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा है पाकिस्तान डरे। फिलहाल ये देखिए आप कैसे अब वीवीआईपी प्रोटोकॉल के तहत उपराष्ट्रपति का ये काफिला है, पहुंच गए हैं उपराष्ट्रपति, उनकी अगवानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं। तो सीपी राधाकृष्णन जो कर्तव्य पथ पर पहुंच चुके हैं, और ये पहला मौका है जब देश के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन 26 जनवरी के इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। जनरल मिस्टर और पीछे ये बिल्कुल ये जो वाइस प्रेसिडेंट आए हैं, ये प्रोटोकॉल्स आप देखिए बिल्कुल क्लॉक वर्क प्रिसीजन है। आपने जब बोला कि वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर पहले बैठे थे वॉर मेमोरियल में और उसके बाद वो बाद में आ गए, तो ये सारा प्रिसीजन क्लॉक वर्क ऐसा है कि ये प्रोटोकॉल रिसीविंग सेंड ऑफ करना इतना फाइन ट्यून्ड है कि ये मतलब आर्मी की एक्चुअली बहुत बड़ी मैं बोलूँगा खुसूसियत है। और बल्कि देश में भी ये एक सेंस ऑफ डिसिप्लिन, सेंस ऑफ टाइमिंग होना चाहिए। देखिए हर चीज़ टाइम से, अभी वहाँ से वो प्राइम मिनिस्टर ये प्रेसिडेंट का वो काफिला भी निकल चुका है जो बग्गी वाला, बिल्कुल सब कुछ ऐसे टाइमिंग पे होगा। एक एक मिनट को ये बिल्कुल टाइम किया जाता है, मैं तो बोलूँगा एक एक सेकंड को। और लड़ाई में भी देखे हर सेकंड में इतने बड़े डिसीजन हो जाते हैं, तो ये टाइम की जो एक कीमत है वो मेरे ख्याल देशवासियों को भी समझना चाहिए। बिल्कुल, वो अनुशासन की अहमियत जो है उसका भी कहीं ना कहीं संदेश जाता है। और इस समय तो यहाँ कर्तव्य पथ पर ये घोड़ों की टापें सुनाई दे रही होंगी, जिसका जिक्र कॉमोडोर बहल कर रहे थे और बता रहे थे कि किस तरीके से वो जो उनकी फूफ है वो कदमताल करते हुए घोड़े घोड़े कर रहे हैं, और इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो बिदक रहा हो, और एक ही डायरेक्शन में यूनिफॉर्मली चल रहे हैं आगे। और ये ट्रेनिंग बहुत महत्वपूर्ण तरीके से इनको कराई जाती है, ये एक दिन में नहीं प्राप्त होती, ये कई सालों की ट्रेनिंग इनके साथ होती है। और जो घोड़े हैं ना, उनको घोड़ा नहीं गिना जाता, उनको एक इंसान, एक सोल्जर का गिना जाता है, और वो भी भारतीय सेना के वैल्यूएबल कंट्रीब्यूटर है, वैल्यूएबल सैनिक है, खासकर वो सैनिक जिन्होंने पुराने युद्धों में बहुत महत्वपूर्ण रोल इस्तेमाल किया था। और ये जो घोड़े हैं ये डरते भी नहीं है। अगर आप देखिए कोई भी जोर की आवाज आती है या इतना बड़ा क्राउड देखेंगे तो कहीं ना कहीं घोड़ों के अंदर वो मचलना शुरू कर देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल। और मुझे लगता है जरा सा इस रेजिमेंट के बारे में भी अगर बताएं तो राष्ट्रपति के ये अंगरक्षक जो कि एयरबोर्न कैवलरी रेजिमेंट है और भारतीय सेना की सबसे पुरानी रेजिमेंट्स, अभी कुछ साल पहले 250 वर्ष इनके पूरे हुए हैं। ये 251वां वर्ष है जिसमें अब ये आए हैं, और इस समय आप देख रहे हैं राष्ट्रपति का काफिला आकर थम गया है। कर्तव्य पथ के सामने वो बग्घी आकर रुकी है, और अब यहां पर राष्ट्रपति महोदया अपनी बग्घी से बाहर आएंगी और जो उनके अंगरक्षक हैं वो उनको बाकायदा सलामी देंगे। और इस पे देखिए जो राष्ट्रपति अंगरक्षक हैं उनके कमांडेंट कर्नल अमित बेरवाल हैं, और कर्नल अमित बेरवाल के घोड़े का नाम है मेघदूत, जिस पर वो सवार हैं। वहीं जो सेकंड इन कमांड है वो लेफ्टिनेंट अंगद सिंह थिंड हैं, और उनके घोड़े का नाम है सुल्तान। और इस बीच देखिए किस गर्मजोशी के साथ जो यूरोपीय परिषद है और यूरोपीय कमीशन है उसके राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलते हुए, उर्सुला वॉन डेर लेyen से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिले, एंटोनियो कोस्टा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिले, और अब मेहमानों को लेकर आगे बढ़ते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आप देख रहे हैं, सुप्रीम कमांडर तीनों सेनाओं की, और उन्हीं के साथ फिर मुख्य अतिथि जिनका परिचय करवाया जा रहा है सबसे मिलते हुए। तो रक्षा मंत्री, रक्षा राज्य मंत्री, सीडीएस, तीनों सेना प्रमुख वहां पर मौजूद हैं। उन्हीं से मुलाकात करते हुए अभिवादन स्वीकार मुख्य अतिथि आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनका परिचय एक तरीके से करवा रहे हैं, वहां पर उनको मिलवा रहे हैं और गणमान्य व्यक्तियों से। तो रक्षा सचिव वो वहां पर मौजूद, और अब जो सलामी मंच है उस सलामी मंच की ओर प्रस्थान करते हुए यहां पर भी जो प्रोटोकॉल है आप उसे देख और समझ पाएंगे किस तरीके से सबसे आगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और फिर उनके साथ जो
मुख्य अतिथि हैं और फिर उसके पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जनरल मिस्टन। बिल्कुल, जैसे मैं पहले भी बता रहा था, बिल्कुल प्रोटोकॉल वाइज है। और देखिए अभी जैसे वो जाके बैठेंगी अपनी प्रेसिडेंट, उसके बाद राष्ट्रीय सैल्यूट होगा। और वो एक बड़ा भावुक टाइम ये भी होता है क्योंकि 21 गन की तोप भी चलेंगी, सैल्यूट होगा। और ये सिर्फ कुछ ओकेजन में होता है, एक तो ये प्रेसिडेंट के लिए है और साथ में जो विजिटिंग हेड्स ऑफ स्टेट्स हैं, तो ये अभी 21 गन सैल्यूट होगा और वो भी एक परंपरा चली आ रही है। और इसके अलावा और कहीं नहीं वो होता है 21 गन सैल्यूट, तो अभी वो होगा। और फिर आप देखिएगा घोड़ों पे ये जो पीबीजी है, और जब आप पीबीजी बोल रही थी, वो सबसे पुरानी रेजिमेंट के साथ साथ सबसे सीनियर भी है, भारतीय सेना की सबसे सीनियर रेजिमेंट है। और ये एयरबोर्न है, आप देखिए ये सब बिल्कुल एयरबोर्न कैवलरी रेजिमेंट है सर, ये एयरबोर्न कैवलरी रेजिमेंट है। और ये टैंक्स में भी माहिर है, कैवलरी में भी माहिर है और पैराशूट से जंप करने में भी है। और ये इन्होंने काफी लड़ाइयों में हिस्सा लिया है। ये गदड़ा को जो जैसे इन्होंने कैप्चर किया था, जब वो रेड किया था, तो हर जगह इनका रोल रहा है पीबीजी का। और ये सबसे सीनियर मोस्ट रेजिमेंट है। और अब मेरे ख्याल सबसे बड़ा जरूरी है कि अब राष्ट्रीय सैल्यूट होगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। और मेरे ख्याल ये एक बड़ा भावुक वो होता है उनके बॉडीगार्ड्स हैं, पहले वो उनसे इजाजत लेंगे, सलामी देंगे। राष्ट्रगान, 21 तोपों की सलामी। As the president's bodyguard moves away in the direction of India Gate, the 21 gun salute. तो 21 तोपों की सलामी, राष्ट्रगान, और इसी के साथ अब वो पल नजदीक आ रहा है जब औपचारिक तौर पर परेड की शुरुआत होने वाली है, जिसका दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। और अब परेड का आह्वान आप होते हुए देखेंगे। देखिए सबकी निगाहें जो है वो कर्तव्य पथ पर टिक गई हैं, क्योंकि अब यहीं से परेड की शुरुआत होगी। और सबसे पहले आपको जो लोक कलाकार हैं उनका आगमन यहां कर्तव्य पथ पर नजर आएगा। और जो विषय है वो विविधता में एकता का है। और साथ ही इस बार की जो परेड की थीम है वो आप जानते हैं, वंदे मातरम के 150 वर्ष है। ये इसको अशोक चक्र दे रहे हैं, अवार्ड सेरेमनी। दिस वाज जस्ट अनाउंस्ड लास्ट वीक। जनरल मिस्टन, ये सुधांशु शुक्ला ग्रुप कैप्टन को अशोक का चक्र से सम्मानित किया जा रहा है। और मेरे ख्याल ये बहुत ही बड़ी एक उनके लिए फख्र की बात है और पूरे देश की बात है कि भारत का ये पहले एस्ट्रोनॉट है जो स्पेस पे रह के आए हैं और पूरा विश्व ने देखा है। और आपने देखा है ये हर लेवल पे इन्होंने भारत का नाम कमाया। तो मेरे ख्याल और ग्रुप कैप्टन बहल बोलना चाहते हैं। बिल्कुल, कॉमोडोर बहल बोलना चाहेंगे यहाँ पर, क्योंकि हाँ, वो ऑफिसर को मैं पर्सनली भी जानता हूँ, बहुत ही इंटेंस करेजियस ब्रेव ऑफिसर हैं, जो कि ना केवल टेस्ट पायलट थे बट फाइटर कॉम्बैट लीडर भी थे। उन्होंने Su-30 MKI और MiG-29 को फ्लाई भी किया हुआ है। और अशोक चक्र जो है भारत का सर्वोत्तम पीस टाइम मेडल है, क्योंकि जब स्पेस में ये गए 400 किलोमीटर ऊपर, जहां पे सोलर विंड्स भी होती है, रेडिएशन भी होती है और अत्यंत जो कंडीशंस है माइक्रोग्रेविटी की वो भी होती है, तो कहीं ना कहीं ये पूरे देश का नाम उन्होंने रोशन किया था। इनसे पहले अगर आपको याद होगा सोल्यूट 11
T-11 जिसके अंदर विंग कमांडर राकेश शर्मा गए थे, और उनसे जब पूछा गया तो भारत कैसे दिखता है, तो उन्होंने कहा सारे जहां से अच्छा। और उसी तरीके से जब ग्रुप कैप्टन भी गए थे शुभांशु शुक्ला, तो उनका भी पहले चीज लगती थी कि भारत को देख के उनको बहुत ही गर्व महसूस हुआ था। 400 किलोमीटर की ऊंचाई से यह पहली बार है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में कोई भारतीय रहा हो। हाँ, जब हम बात करते हैं सुनीता विलियम्स की, तो वो कहीं ना कहीं भारतीय मूल की जरूर है, वो 286 दिन वहां रही भी थी, लेकिन जो एक्चुअली भारतीय है, सिटीजन है एज ऑफ दिस मोमेंट, तो पहला है जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, और उसको इज्जत दी गई है, और जो उसको इस देश ने नवाजा है अशोक चक्र से, तो कहीं ना कहीं यह दर्शाता है। एक इंपॉर्टेंट चीज मैं यहां बताना चाहूंगा आपको कि जो अगला मिशन होगा गगनयान का, यहां तो वो मिशन के जो पायलट थे वो थे, वहां पे वो मिशन कमांडर होंगे, और गगनयान के जो टेस्ट मिशंस हैं वो शुरू हो गए हैं, और टोटल 6 मिशंस जो हैं वो तो अनक्रूड होंगे, लेकिन 2 होंगे जो क्रूड होंगे, और ये आज से कुछ साल के अंदर होने वाला है। बिल्कुल, तो देखिए ये नया भारत है, ये नया भारत जो नई ऊंचाइयां हासिल करने को बेचैन है, और उसी की एक बानगी के तौर पर फिलहाल आप देख रहे हैं कैप्टन सुधांशु शुक्ला, जिन्हें अशोक चक्र से यहां नवाजा जा रहा है। 18 दिन अंतरिक्ष में रहे, अंतरिक्ष की यात्रा की, पहले भारतीय जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर गए, कैप्टन शुभांशु शुक्ला, जिन्हें यहां सम्मानित किया जा रहा है अशोक चक्र से। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका प्रोसेस होता है ट्रेनिंग का, ऐसे ही नहीं, इन पहले 4 को शॉर्टलिस्ट किया जाता है, और उस 4 के अंदर इनको IAM इंस्टीट्यूट, और मुझे लगता है ये जो बार बार तस्वीर दिखा रहे हैं, ये बहुत मुमकिन है कि उनकी पत्नी हैं जो वहां पर मौजूद हैं, वो भी डेंटिस्ट है। बिल्कुल, वो उनके साथ वहां पर गई हुई हैं, और उत्तर प्रदेश लखनऊ के रहने वाले हैं। जी बिल्कुल, और जिस तरीके से उन्होंने शुरुआत की, और एक मतलब लखनऊ का लड़का, और उसने पहले एयरफोर्स और उसके बाद इस कड़ी ट्रेनिंग के लिए उनका सिलेक्शन हुआ, और फिर अंतरिक्ष के सफर पर गए और ISS पर रहे जाकर, अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि, पहले भारतीय जो अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पे जाकर रहे। अशोक चक्र से नवाजा गया है शुभांशु शुक्ला को, और अब परेड की औपचारिक शुरुआत जनरल मेस्टन। बिल्कुल, अब परेड की औपचारिक शुरुआत है, और थीम इस बार बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, वंदे मातरम के 150 वर्ष, ये वो थीम है। बिल्कुल, वंदे मातरम की जो ये थीम है, ये आप गृह मंत्री अमित शाह को भी देख रहे हैं, साथ में उनकी पत्नी सोनल शाह नजर आ रही हैं, तो यहाँ तो तमाम जो VVIPs हैं वो बैठे हुए हैं। जी जी सर। हाँ बिल्कुल, तो ये वंदे मातरम की जो थीम है, ये देखिए एक ऐसा सॉन्ग है जिसने भारत को जोड़ा, और हमारी आज़ादी का लड़ाई को जो चिंगारी मिली थी यहाँ से मिली थी, और बंकिम चंद्र चटर्जी ने जो लिखा है, और ये देश की एक ऐसी धुन बन गई है कि पूरे देशवासियों को जब भी ये गाना कहीं होता है, चाहे भारत के बाहर भी दूसरे देशों में होता है, जो भारतीय निवासी है वो सबको एक इतना जोश दे देती है। और धुन की आप बात कर रहे थे सर, धुन सुना देते हैं, क्योंकि ये लोक कलाकार पहुंच रहे हैं अपने वाद्य यंत्रों के साथ भव्य प्रस्तुति करते हुए। लोक कलाकार जो वाद्य यंत्रों पर धुन बजा रहे हैं, दरअसल ये वंदे मातरम की धुन ही है जो वाद्य यंत्रों पर बजाई जा रही है। जरा गौर कीजिए, वंदे मातरम की धुन है ये।
वंदे मातरम की धुन अपनी दौड़ाएंगे तो वहां पर ध्वज फॉर्मेशन के साथ, पुष्प वर्षा के साथ आप देखिए किस तरीके से ध्वज लहराते हुए उड़ान भर रहे ये हेलीकॉप्टर्स। इन्वर्टेड वाई फॉर्मेशन में उड़ान भरते हुए राष्ट्रीय ध्वज के साथ अपने हेलीकॉप्टर में फॉर्मेशन का नेतृत्व करते हुए ग्रुप कैप्टन आलोक अहलावत, विंग कमांडर आशुतोष खंडूरी भारतीय सेना के ध्वज के साथ, विंग कमांडर अभिषेक मल्होत्रा नौसेना के ध्वज और भारतीय वायुसेना के ध्वज के साथ उड़ान भरते हुए स्क्वाड्रन लीडर अभिषेक शुक्ला। जन समूह पर आकाश से हो रही है पुष्प वर्षा। तो हेलीकॉप्टर फॉर्मेशन कर्तव्य पथ पर फूलों की पंखुड़ियां बिखेरते हुए गुजर गया है और अब आप देख रहे हैं कर्तव्य पथ पर परेड कमांडर आते हुए लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार, अति विशिष्ट सेवा मेडल, जनरल ऑफिसर कमांडिंग दिल्ली क्षेत्र। और ये चौथा मौका है, अगर मैं गलत नहीं हूं जनरल मेस्टन, ये चौथा मौका है जब लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार परेड कमांडर हैं। लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार का चौथा मौका है, बिल्कुल सही। और साथ में वो कुमाऊं रेजिमेंट के, और इनको जैसे आपने बताया अवार्ड मिले, इन्होंने कोर्सेज भी किए हैं, फॉरेन में यूके में भी इन्होंने कोर्स किया है और इन्होंने नेशनल डिफेंस कॉलेज कोर्स किया है। तो ये चौथी बार ये जो कर रहे, तो वो पहली बात इट्सेल्फ बहुत ऑनर है एक भारतीय रिपब्लिक डे में पर ये सेना का कमांड करना, वो परेड को लीड करना, मेरे ख्याल इनको और इनकी फैमिली के लिए तो बहुत ही गर्व का दिन है। और चौथी बार तो मेरे ख्याल यूनिक ऑनर है, क्योंकि बिल्कुल मुझे भी वही लगा कि इतने ज्यादा बार कोई परेड कमांडर बने, अपने आप में एक तरीके से ये एक इतिहास है जो बना दिया है लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार ने। बिल्कुल, ये तो गौरव की बात तो है ही, उनके लिए भी, पूरे देश के लिए भी। और साथ में जिस डिसिप्लिन के साथ और जिस अच्छे तरीके से चारों बार ये परेड हुई है, हाँ। तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि ये बहुत ही प्रोफेशनल ऑफिसर है और इनके नेतृत्व के अंदर ये वाली परेड भी बहुत अच्छी जाने वाली है। और इनका जो एक आप देखिए ऑरा देखिए इनका एकदम स्ट्रेट। ये परेड उप कमांडर आ गए हैं। अब आप परेड सेकंड इन कमांड इस समय देख रहे हैं मेजर जनरल नवराज ढिल्लो, देहरादून के पूर्व बीएसएम चीफ ऑफ स्टाफ मुख्यालय दिल्ली क्षेत्र। अब वो आगे बढ़ते हुए, जी सर। बिल्कुल, तो आप एक बार देखिए इनका जो स्टेचर है, एकदम स्टिफ रैम रॉड, जो सलूट देखिए आप, एक भी उंगली हिली नहीं हुई है। तो कहीं ना कहीं ये जो दर्शाता है पूरी आर्म फोर्सेस के अंदर जो एक डिसिप्लिन दिया जाता है, एक तरीके से अपने आप को कैसे आप आगे बढ़ के प्रस्तुत करते हैं, और इनको देखने के बाद दूसरों में कितना जोश आता है या दूसरों में कितना अनुशासन की भावना आती है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये लीडर की सबसे पहले क्वालिटी है कि उसके अंडर जो लोग काम कर रहे हैं वो उसके ऊपर विश्वास रखते हो। तो मतलब अब ये कहा जा सकता है कि अब औपचारिक तौर पर इस परेड की शुरुआत हो गई है और अब जो परमवीर चक्र और अशोका चक्र विजेता हैं, अब आप क्रमवार तरीके से उनको देखेंगे कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते हुए। तो सूबेदार मेजर ऑनररी कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव पीवीसी, उनको देख रहे हैं आप। संजय कुमार पीवीसी 13 जम्मू और कश्मीर राइफल्स। तो ये परमवीर चक्र से जो सम्मानित विजेता हैं, सबसे आगे वो दोनों, इसके बाद जो अशोक चक्र से सम्मानित विजेता हैं वो पीछे पीछे उनके आते हुए चक्र और कर्नल डी श्रीराम कुमार अशोक चक्र। तो बस मैं आपको इतना बताती चलूं कि परमवीर चक्र युद्ध में असाधारण वीरता का परिचय देते हुए जान की बाजी लगाने वाले सैनिकों को दिया जाता है, और अशोक चक्र भी अन्य परिस्थितियों में असाधारण वीरता का प्रदर्शन और सर्वोच्च बलिदान देने वाले शूरवीरों को प्रदान किया जाता है। तो ये परमवीर चक्र और अशोक चक्र विजेता हमारे वीर। और अब जो अतिथि हैं हमारे यूरोपियन यूनियन, उन्हीं का कंटिंजेंट जो है उसको अब आप आगे बढ़ते हुए कर्तव्य पथ पर देखेंगे। अब वो कोई देश नहीं है, यूरोपीय यूनियन है, और ऐसे में यूरोपीय यूनियन का ये कंटिंजेंट जिसमें 4 ध्वज धारक हैं। जनरल मिनिस्टर शुरू हुई है, जितने भी फॉरेन कंट्रीज के जो भी चीफ गेस्ट होता है उन्हीं की कंट्री के वहां पर मार्चिंग कंटिजेंट्स आते हैं। तो ये इस टाइम पहली बार है कि ईयू कंटिजेंट भी आया हुआ है, और जो 4 ध्वज दिखा रहे हैं वो उनके यूरोप यूनियन के हैं और 2 उनकी नेवी के भी हैं, और एक मेरे को अभी याद नहीं आ रहा, तो उनके ये 4 ध्वज दिखा रहे हैं। ये जो ध्वज है सर, ये यूरोपीय संघ के जो 27 सदस्य देश हैं उनकी संस्थागत एकता का और यूरोपीय संघ के सैन्य स्टाफ के ध्वज के साथ सुरक्षा और रक्षा के लिए यूरोपीय संघ संस्थागत जो संरचना में स्थायी सैन्य निकाय है उसका ये प्रतीक है जो यहां आप देख रहे हैं। 4 ध्वज धारक हैं आगे बढ़ते हुए कर्तव्य पथ पर। और लीजिए अब
पीछे पीछे दस्तों के आने का सिलसिला शुरू। सबसे पहले आप देख रहे हैं ये 61 कैवलरी यूनिट आगे बढ़ती हुई। कॉमोडोर बहल, और कैवलरी किसी जमाने में सिर्फ घुड़सवार होती थी, और कैवलरी इस समय टैंक्स को भी गिना जाता है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो जनरल मैस्टन मुझे करेक्ट करेंगे। लेकिन साथ में जो बहुत महत्वपूर्ण चीज आ जाती है कि जब भी बैटल में सबसे पहले कहते थे आर्टिलरी इज द क्वीन ऑफ बैटल, लेकिन साथ में कहते थे जो ऑफेंसिव पावर है वो कैवलरी से आती है। बिल्कुल, तो ये एक कैवलरी है और ये घोड़ों पर सवार यहाँ पर योद्धा हैं जिनको आप कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं। कैप्टन आह्वान कुमार जो है इस दस्ते का नेतृत्व कर रहे हैं और गौरवशाली आदर्श वाक्य 61 कैवलरी का अश्व शक्ति यशोबल है। इसके पीछे अब आप देखेंगे हाई मोबिलिटी रेकी व्हीकल्स पीछे से आ रहे हैं, HMRV जिसको हम कहते हैं। And ALH Mark 4 of the Indian Air Force, permission led by Colonel Vijay Pratap Sena Medal. ALH WSI flown by Lieutenant Colonel Ahmed Pasha and ALH Mark 4 flown by Group Captain Arun कॉमोडोर बहल, और साथ ही साथ आसमान में जो वायुसेना है और जो सेना है उसके ये हेलीकॉप्टर्स उड़ान भरते हुए अलग फॉर्मेशंस बनाते हुए। देखिए बिल्कुल सही कह रहे हैं। ALH जो है एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर, इसको रुद्र भी कहते हैं। ये दोनों आर्मी और एयरफोर्स दोनों के अंदर है। 410 के करीब है, आर्मी के अंदर 76 है और काफी सारी संख्या में नियरली 110 के करीब एयरफोर्स के अंदर है। लेकिन नेवी ने अब इनका प्रोक्योरमेंट बंद कर दिया है कहीं ना कहीं। अब ये वो HMRV आ गए सर, जनरल मिनिस्टर ये HMRV आ गए हैं। ये हाई मोबिलिटी रिकॉनेसेंस व्हीकल्स हैं। इसका बेसिक मतलब है जो मैंने आपको पहले बताया, बैटल एरे फॉर्मेशन में सबसे आगे चलते हैं रेकी एलिमेंट, रिकॉनेसेंस। इसमें बैटलफील्ड सर्वेलेंस रडार है, इसमें ड्रोन्स भी है, ATGM मिसाइल्स हैं। तो बेसिकली ये है जो देखिए ग्राउंड पे जो हमेशा आगे आगे चलते हैं रेकी एलिमेंट, क्योंकि वो आइज एंड ईयर्स होते हैं हमारी सेना के। तो इंटेलिजेंस, रेकी, सर्वेलेंस जब ये देते हैं तो सेना को वो इजी कर देते हैं काम कि हमें कहाँ पर जाना है, किस प्रकार जाना है। सेना के लिए एक तरीके से राह बनाते हुए आगे बढ़ते हैं। और देखिए किस तरीके से अब गरुड़ फॉर्मेशन जो है वो अब हवा में नजर आ रहा है। ये अपाचे AH-64E, बिल्कुल AH-64E जो अपाचे की हम बात कर रहे हैं, ये सबसे आधुनिक अटैक हेलीकॉप्टर है। हमने US से लिया है। एयरफोर्स के पास 22 हैं और आर्मी के पास 6 हैं। 6 जो आखिरी 3 थे वो पिछले महीने पहुंच तस्वीर इतनी जल्दी बदल रही है सर। अब वो T-90 भीष्म टैंक जो हैं उनको आप कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं। ये बख्तरबंद रेजिमेंट के कैप्टन विपिन जोत सिंह विर्क जो हैं उनके हाथ में इसकी कमान है। तो ये T-90 टैंक भीष्म आगे बढ़ते हुए कर्तव्य पथ पर, तस्वीरें आपके सामने। जनरल मिनिस्टर, जो T-90 टैंक है उसकी जो गन होती है वो 125 mm स्मूथ बोर्ड है और ये 3 प्रकार के एम्यूनिशन फायर करते हैं और इस पे ATGM भी लगा होता है और ये मेन गन तो है जिसकी रेंज होती है 4 किलोमीटर। साथ में MBT अर्जुन भी है जो भारत का इंडिजिनस टैंक है। ये बहुत हैवी टैंक है, तकरीबन ये 64 टन का है। इसमें ये बेसिकली इसकी जो प्रोटेक्शन है, कंचन आर्मर लगा हुआ है, तो जो भी एनिमी का फायर पावर होगा वो इसमें इफेक्टिव नहीं होगा। तो ये हम डिफेंसिव आर्मर बैटल में ज़्यादा यूज़ करते हैं और जो T-90 है वो थोड़ा हल्का टैंक है, वो ऑफेंसिव ऑपरेशन में जाता है। और इस पर आप देखिए मेन गन है और जो और अब ये इन्फेंट्री युद्धक वाहन जो है वो आगे बढ़ते हुए, और ये जो रेजिमेंट है इसका जो आदर्श वाक्य है वो मैं दर्शकों को बताती चलूं, पहला हमेशा पहला। जनरल मिनिस्टर, हाँ, ये मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री के हैं। ये जो BMP-1 है और सॉरी BMP-2 है और इसके साथ ही नामिस है, नाग भी आ गया, वो नामिस भी आ गई है। तो हाँ। इसमें नामिस में आप देखिए नाग मिसाइल लगा हुआ है। हाँ। और ये साथ में हर उसमें ड्रोन्स भी लगे हुए हैं। आज की तारीख में चाहे आर्मर हो, चाहे मैकेनाइज्ड फोर्सेज हो, चाहे इन्फेंट्री हो, चाहे आर्टिलरी हो, सबके साथ सबको ड्रोन्स के साथ इक्विप किया और ये अलग अलग टाइप के ड्रोन्स इक्विप कर दिए गए। और आपको पता है भी ये बिल्कुल नाग मिसाइल सिस्टम हर मैदान फतेह है, इसी आदर्श वाक्य के साथ कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ता हुआ। तो ये एक के बाद एक कर्तव्य पथ पर देखिए किस तरीके से परेड अब शुरू हो चुकी है और ये जो दस्ते हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। ये मैकेनाइज्ड सिस्टम और आप देख रहे हैं। देखिए इसमें एक चीज आ जाती है कि जो पहले दिखाया था रिकॉनेसेंस एलिमेंट्स, अब दिखा रहे हैं जो ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव एलिमेंट्स जो साथ चल रहे हैं। और साथ में आपने देखा जो पहला प्रहार फॉर्मेशन था उसमें ऑप सिंदूर का वो फ्लैग भी लगा हुआ था और उसके बाद अब जब आ रहे हैं तो अटैक हेलीकॉप्टर आ रहे थे, यानी कि कहीं ना कहीं अब ये सर पैदल सेना विशेष दल आ रहा है। ये पैदल सेना विशेष दल है ऑल टेरेन व्हीकल्स के साथ, रणध्वज
रग टेरन टैक्टिकल ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स, अब ये वो परेड में आपको आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। जनरल मिस्टन, ये जो पैदल सेना आ रही है बेसिकली इन्फेंट्री, और यही देखिए ये कॉम्बैट स्ट्राइक एलिमेंट्स है जिसमें मैकेनाइज हो जाता है, इन्फेंट्री हो जाता है, और साथ में इनके कॉम्बैट सपोर्टिंग एलिमेंट्स हैं जो अभी ये पीछे भी आ रहे हैं। आप ये देखिए, ये शक्तिबान अभी ये शायद दिखा रहे हैं, तो ये शक्तिबान और दिव्य शस्त्र ये बेसिकली वो है जो आर्टिलरी के पीसेज है। और आपको अभी पता होना चाहिए कि भारतीय सेना ने इस टाइम शक्तिबान रेजिमेंट का फैसला ले लिया, तकरीबन 14 से 15 20 से 22 रेजिमेंट खरीद कर रहे हैं, और साथ में दिव्य शस्त्र बैटरीज, ये बैटरीज होंगी डिवीजन लेवल पे, और इसमें ये बेसिक इसका मकसद है ड्रोन्स के साथ ये इक्विप्ड है, तो काउंटर ड्रोन्स, और इनकी जो रेंज है ये टैक्टिकल से लेके ऑपरेशन रेंज, जो आपने देखा होगा ब्रह्मोस मिसाइल है 500 किलोमीटर जी, उस रेंज के बीच में 100 से 500 किलोमीटर तक के पास इनके पास तमाम मिसाइल्स हैं, जैसे हार्पी है, तो ये जो ड्रोन्स हैं इनके पास, और ये ड्रोन्स के साथ ये आगे जाके अटैक करेंगे। तो कहने का मतलब है प्रिपरेशन ऑफ द बैटलफील्ड। आप सही कह रहे हैं, और वो तस्वीर देखी थी आपने, लग रहा है उर्सुला वॉन डेर लेन जो हैं वो समझना कुछ चाह रही थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास आई वो और उनसे कुछ जानना चाह रही थी। अब ये जो आगे दस्ता बढ़ रहा है, ये जो दस्ता है, ये मानव रहित जो जमीनी वाहन है उनका दस्ता है जो आगे बढ़ता हुआ आप देख रहे हैं। और यहां पर आप देखिए किस तरीके से जो गोरखा राइफल्स के कैप्टन विकास यादव हैं उनके हाथों में इसकी कमान है, और वही इस दस्ते का नेतृत्व करते हुए यहां पर नजर आ। देखिए, अब रोबोटिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे फ्यूचर वॉरफेयर के अंदर। तो चीन ने शार्प क्लॉज और दूसरे कई ऐसे रोबोटिक एलिमेंट्स को तिब्बत में डिप्लॉय किया है, तो कहीं ना कहीं भारतीय सेना ने भी एक बहुत बड़ा जंप लिया है। अभी ये ऑपरेशनल नहीं हुए, लेकिन अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल्स आने वाले समय में ऐसे होंगे जिनके अंदर कोई आदमी इंसान नहीं होगा, लेकिन उसमें मशीन गन और सामान को कैरी करने की क्षमता होगी। हाँ। अब इस समय जो मैं देख रही हूं ये शक्तिबान और दिव्यास्त्र वाहन, जनरल मिस्टन, ये अपने आप में एक नई तकनीक और आत्मनिर्भरता के प्रतीक के तौर पर कर्तव्य पथ पर ये आगे बढ़ते हुए। अब बिल्कुल, ये इनका जो बेसिक मकसद है शक्तिमान का और ये दिव्य शस्त्र बैटरीज का, बेसिक इनका मतलब है कि ये ड्रोन्स के लिए है। इसमें काउंटर ड्रोन्स और ड्रोन्स और कॉम्बैट सपोर्ट सिस्टम्स एक तरीके से इनको कहा जाएगा, और इसमें लॉइटरिंग म्यूनिशंस भी है, और ये जितने भी प्रकार के रेकी सर्वेलेंस से लेकर सब कुछ है, लॉइटरिंग म्यूनिशन वगैरह। और आप देखिए इसमें मैंने बोला ये धनुष गन सिस्टम आ गया, अमोघ और धनुष गन सिस्टम, कॉमोडोर बहल। देखिए, धनुष गन सिस्टम एसेंशियली आर्मी के साथ ही रिलेट करता है। हाँ, ये जो धनुष गन सिस्टम है और एटैक्स, ये इंडिजिनस है। पहली बात, इसका जो 155 mm इसका बोर है, इसकी रेंज तकरीबन 38 किलोमीटर है, और साथ में इसी के एटैक्स था। एटैक्स मतलब एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम, ये भी इंडिजिनस है, ये भारत फौज ने मिलकर बनाया हुआ है। तो कहने का मतलब है अभी ये आपको साथ साथ आत्मनिर्भर भारत भी दिख रहा है, और ये मेरे ख्याल अभी ब्रह्मोस इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये आ जाती है कि जो ड्रोन्स हैं अभी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं वॉरफेयर के अंदर। इस वजह से काउंटर, मैं जरा सा इस तस्वीर के बारे में बता देती हूँ। ये सूर्यास्त्र यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है जिसे आप इस समय कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं। सूर्यास्त्र एक स्वदेशी बहु कैलिबर रॉकेट प्रणाली है जिसे स्थापित किया गया, और इसका विकास और निर्माण जो है वो मिसेस नाइबल लिमिटेड द्वारा किया गया है। तो देख रहे हैं आप किस तरीके से कर्तव्य पथ पर ये सूर्यास्त्र यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम आगे बढ़ता हुआ। जनरल मिस्टन, बिल्कुल, ये जो सिस्टम दिखा रहे हैं URLS, ये यूनिफाइड लॉन्चर है, और इसकी जो रेंज है 150 to 300 किलोमीटर तक है। और अब आ रहा है ये आकाश और MR सैम है जो इसमें ये दिखा रहे हैं, और ये इसमें ऑप सिंदूर में बहुत इफेक्टिवली यूज किया था एयर डिफेंस कवर। और कहने का मतलब है ये देखिए, ये जो भारतीय सेना जब ऑपरेट करती है तो एयर डिफेंस है, दुश्मन के जहाज है, दुश्मन के ड्रोन्स हैं, तो ये आकाश सिस्टम है, उसमें इंटीग्रेटेड है, इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम। देखिए बिल्कुल, और इसीलिए जो रेजिमेंट है वो बड़े गर्व से अपना आदर्श वाक्य जो है उसको पूरे जोश से कहती है, विजय सर्वत्र, हमेशा आगे, हर जगह जीत। और वही करके भी दिखाया ऑपरेशन सिंदूर के समय इस सिस्टम ने। कॉमोडोर बहल, या इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम के साथ लिंक कर दिया। ये तस्वीर देखिए ना, उर्सुला वॉन डेर लेन जो हैं वो कितनी उत्सुक हैं, वो कैसे हर सिस्टम को देख रही हैं, समझ रही हैं, और शायद उसका महत्व क्या है, उसकी जरूरत कैसे, कहां पर पड़ती है, कहां उसका इस्तेमाल होता है, वो सब जान रही हैं। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जो आज भारत ने प्रगति की है टेक्नोलॉजिकली, और जो इंडिजिनस सिस्टम्स ने ऑप सिंदूर के अंदर
अंदर बहुत बड़ा कहर मचाया था पाकिस्तान के अंदर, चाहे वो ब्राह्मोस था या फिर आकाश जैसे एयर डिफेंस सिस्टम थे जो कि इंटीग्रेटेड थे S-400 के साथ। जब S-400 आएगा हम उसकी बात करेंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये आ जाती है, ये वो ड्रोन शक्ति जिसकी बात आप कर रहे थे, बिल्कुल। ड्रोन शक्ति ईगल ऑन आर्म, यही आप देख रहे हैं इस समय। जी, ईगल ऑन द आर्म कॉन्सेप्ट का मतलब है कि हर आर्मी की बटालियन यूनिट्स जितने भी हैं उनके अंदर 60 से 80 के करीब पर्सनल को ट्रेन किया जाता है ड्रोन वॉरफेयर के लिए भी। यानी कि इंडियन आर्मी ने आज इतना इंपॉर्टेंस दिया है ड्रोन्स को, क्योंकि आपने देखा रशिया यूक्रेन युद्ध हो जहां पे मिलियंस ड्रोन का प्रोडक्शन होता है हर साल में और जहां पे इस्तेमाल किए जाते हैं, ड्रोन्स को आज एक स्ट्रेटेजिक डिसरप्टर की तरह देखा जाता है। यानी कि जैसे उन्होंने जाके स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स हैं TU-90, TU-22 या फिर दूसरे बॉम्बर्स हैं रशिया के, उसको अटैक किया था यूक्रेन ने, और इतने बड़े बॉम्बर, इतने महंगे बॉम्बर्स को एक छोटे से $5,000 के ड्रोन ने डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो कहीं ना कहीं ड्रोन्स का महत्व बढ़ता जा रहा है और हम अपने आर्म फोर्सेस के अंदर, चाहे वो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स हो, ड्रोन्स को पूरी तरह से इंटीग्रेट कर रहे हैं। और ड्रोन्स कई लेवल पे आते हैं, चाहे वो आता है हाई ऑल्टीट्यूड पे, मीडियम ऑल्टीट्यूड पे या फिर लो ऑल्टीट्यूड पे ये आते हैं लॉइटरिंग म्यूनिशन सिस्टम्स, फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन्स या फिर ऐसे ड्रोन्स जैसे अब कॉन्सेप्ट में इस्तेमाल किया जा रहा है जिनकी रेंज 15 से 30 किलोमीटर है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।